हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर 100 क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज़ कीजिए। तो हमने इसे 500 क्वेश्चन में इंक्रीज़ किया है कि हम 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाएंगे अब आपको। ऐसे भी हम 100 के बाद आपको अकाउंट और मैनेजमेंट के सेपरेट क्लासेस देने वाले थे, जिसमें 100 होते। तो हमने सबको कंबाइन करके जैसा क्लास चल रहा है उसे कंटिन्यू रखने का कोशिश किया है और वैसे ही हम लोग रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा आज का 7वां पार्ट है। 1 से लेकर के 6 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने 1 से लेकर के 90 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और पार्ट 6 में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। उसके कमेंट में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं जिनका आंसर बिल्कुल भी सही है। एकदम सारे के सारे जितने कमेंट्स मिले हैं उन सभी का आंसर सही है, जो ये कुछ इस तरह है जो आपके डिस्प्ले के सामने है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह से लगे रहिए। पढ़ाई में कोई भी कमी मत कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। मैं एनवीएस वालों की बात कर रहा हूँ, और जो भी यूजीसी नेट वाले हैं वो अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए, क्योंकि जून जुलाई में आपका भी एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। The organization in which power of authority run in straight line is called, यानी कि जो ऑथोरिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो पावर ऑफ ऑथोरिटी चलती है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब हो गया जो कि रूल रेगुलेशन है जो बहुत पुराने समय से कंटिन्यूअसली चलते आ रही है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या हो गया, वैसी रूल रेगुलेशंस या फिर वैसी ऑथोरिटीज़ वगैरह जो कि बहुत पहले से चल रही है, मतलब जो 5 साल 10 साल या 20 साल उससे पुराने से ऑथोरिटीज़ में बैठे हुए हैं और आज भी वो बैठे हुए हैं। तो वो क्या ऑथोरिटीज़ वो कहलाती है स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन ऑथोरिटी वैसी कौन सी होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सबसे पुराने वाली होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, वो होती है हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो हम लोग ऐसे भी पता है कि वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। उसी को घुमा कर पूछ दिया गया है कि अगर वो अथॉरिटी स्ट्रेट लाइन में है तो क्या कहलाएगा। तो एक ही चीज़ है, बस उसके मीनिंग्स अलग अलग निकलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पारित हुआ था, 1956 में, 1936 में, 1932 में या 1930 में। अपने ऑप्शंस चूज कीजिए। तो आई थिंक सभी ने इसका आंसर चूज कर भी लिया होगा, जो कि है सी नंबर 1932। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट का है। क्वेश्चन क्या होता है, इन कॉमन साइज बैलेंस शीट एनालिसिस वी एवेलुएट, यानी कि हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या एवेलुएट करते हैं या किस प्रकार करते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर 2 ईयर्स इज एनालाइज्ड, यानी कि 2 साल के बैलेंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में शो करते हैं। ओनली इंक्रीज ओवर 2 ईयर्स इज एनालाइज, यानी केवल इंक्रीज को एनालाइज करते हैं। सी में बोलता है ओनली डिक्रीज ओवर 2 ईयर्स इज एनालाइज्ड, यानी कि केवल डिक्रीज को एनालाइज करते हैं। या फिर डी में बोला जा रहा है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल। टोटल मीन्स यहाँ पर आपकी जो भी टोटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट होंगे उनके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर कॉमन साइज आपको पता है कि ये टोटल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट और दूसरा होता है हमारा कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा कॉमन साइज में क्या होता है, कॉमन साइज में हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो करते हैं। टोटल एसेट का जो भी प्राइस होगा और जो टोटल लायबिलिटी होगा उसे हम 100 मान के चलते हैं, और फिर जितने भी सेपरेट अलग अलग आइटम्स उसमें यूज़ होते हैं, यानी कि करंट एसेट, फिक्स एसेट, जो भी अलग अलग यूज़ होते हैं लायबिलिटी में, जो भी हमारे पास शेयर हो गया, जो भी लॉन्ग टर्म लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, उनको उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। तो कॉमन साइज में क्या डिवाइड करते हैं हम लोग, परसेंटेज से शो करते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि एक दूसरा होता है हमारा कॉम्परेटिव साइज। कॉम्परेटिव साइज में क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में शो करते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है। अगर कॉमन साइज पूछा जा रहा है तो वो होगा हमारा परसेंटेज के फॉर्म में,
और अगर कॉम्परेटिव पूछा जाएगा तो वो होगा हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फॉर्म में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस में आएगा और परसेंटेज किस में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेवी इंश्योरेंस द इंश्योरर पास ऑन सम बिजनेसेस टू द अदर कंपनी इट इज़ कॉल्ड। यानी कि जब कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ही इंश्योरेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो जाता है, तो वो अपना इंश्योरेंस किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र करता है, तो ये क्या कहलाता है? बेसिकली ये छोटी कंपनियां करती है। ठीक है, क्या करती है वो कि अपना बिजनेस क्या करती है, दूसरे कंपनियां को ट्रांसफ़र कर देती है। एक तरह से इसे बोलते हैं हम लोग री इंश्योरेंस करना। क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस करना, जो कि इसका राइट आंसर भी होगा। यानी कि एक छोटी कंपनी है, उसके पास बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया है, जितना उसकी कैपिटल अथॉरिटी है या फिर जितना वो कैपेबल है संभालने के इस लायक, उससे ज़्यादा उसने बिजनेस उससे ज़्यादा उसके पास इंश्योरेंस वाले बंदे आ गए। ऐसे कंडीशन में वो क्या करती है, अपना कुछ बिजनेस जो है ना अपने से बड़े कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे कि उसकी लायबिलिटी, उसके बोदरेशन, उसके रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसे क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग इज नोन एज। यानी कि जो भी अकाउंट में जो भी हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उसके थ्रू हम जब डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये हो रहा है कि यहाँ पर जो भी है अकाउंटिंग डाटा के बारे में बात हो रहा है। दूसरी चीज़, उस डाटा को आपको प्रोसेस करना है और उसे प्रेजेंट भी करना है। उसके और प्रेजेंट किस लिए करना है? ताकि आप डिसीजन ले सकें। तो ये क्या कहलाएगा? कॉमन डॉलर अकाउंटिंग कहलाएगा, सोशल अकाउंटिंग कहलाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगा या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाएगा? अगर आप प्रोसेस को ध्यान से देखें तो ये एक तरह से मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाएगा। क्वेश्चन अगर पूरा समझ में ना आए तो मैंने भी आपको पहले भी कहा था, कुछ कुछ की पॉइंट्स को बाहर निकालिए और उससे अपना आंसर को फुलफिल कीजिए। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन नैरेटिव स्टाइल आर इन। यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है नैरेटिव स्टाइल में। कैसे स्टाइल में? नैरेटिव स्टाइल। अब ये नैरेटिव स्टाइल क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नैरेटिव स्टाइल एक तरह का नॉन फाइनेंशियल टर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल टर्म होता है या अप्रोच होता है, आप वो बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी बिजनेस के प्रोसेस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, सेलिंग का हो, एडवर्टीजमेंट का हो, सेल प्रमोशन का हो, यानी कि जितने भी बिजनेस में ओवरऑल वर्क होते हैं, इन सब के बारे में जिक्र करते हैं। और जिक्र किस तरह से होता है? जो फ्यूचर जो आपके पास्ट में बीत चुका है उनको देखता है, जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है उनको देखता है, और जो फ्यूचर में जो होने की संभावना है इनको देखा जाता है। इन तीनों को देखकर वो एनालिसिस करती है और अपना रिजल्ट पेश करती है। और इस तरह से आपने एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो वो क्या कहलाएगा आपसे वो पूछा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगा, अकाउंट्स फॉर्म होगा, वर्टिकल होगा या फिर नन ऑफ द अबव? अपने ऑप्शन चूज कीजिए। तो ये क्या होता है? वर्टिकल फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? ये वर्टिकल फॉर्म होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमुनेरेशन फॉर अ होल टाइम मैनेजर इन अ पब्लिक कंपनी? यानी कि कोई पब्लिक कंपनी में एक मैनेजर है जो होल टाइम के लिए है, तो उसका मैक्सिमम रेमुनेरेशन कितना होगा आपको ये बताना है। 3%, 11%, 7% या फिर नो लिमिट? अपने ऑप्शंस चूज कीजिए कौन सा होगा। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, इन दोनों के बारे में जितने भी आपको डिफरेंस है ना, वो की डिफरेंस कहलाते हैं, एक तरह से मैं बोलता हूँ उनको। आप उनको याद रखिए, ज़्यादा नहीं है, करीबन 10-12 होंगे। आप उन सभी को रट लीजिए, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है और आना तो मैंडेटरी है। मैं पहले ही बोला हूँ, ये मैंडेटरी वाले पार्ट में उठाता हूँ। चलिए अपने ऑप्शन चूज़ कीजिए, कौन कौन से होंगे। देखिए, ये होता है हमारा 11%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम एक पब्लिक कंपनी अपने मैनेजर को 11% ही रेमुनेरेशन दे सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की,
अगर यहाँ पर पब्लिक कंपनी की जगह पे क्या लिख दिया जाए, प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी की बात हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो अपने ऑप्शन दोनों ध्यान रखिए, पब्लिक कंपनी में 11% और प्राइवेट कंपनी में नो लिमिट्स, वो कितना भी हो सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा मीटिंग से है। द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी कॉल्ड एट लीस्ट वंस, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है वो कम से कम कितने दिन के अंतर में कॉल हो जाना चाहिए, यानी मीटिंग कर लेना चाहिए उनको, ये पूछा जा रहा है। 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स या फिर 1 मंथ्स। चलिए अपने ऑप्शन चूज कीजिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है ये कम से कम 3 महीने में एक बार तो होनी ही चाहिए, और पूरे साल में ये आपके कम से कम 4 बार तो होना ही चाहिए, ठीक है। मीटिंग से कोई जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, और आपको कहा था कि मीटिंग वाले जितने भी पार्ट हैं उन सभी को आप याद रखिए, क्योंकि मीटिंग से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था स्टेटरी मीटिंग के बारे में, जो कि पूरे होल लाइफ में एक बार होता है, ठीक है। पूरे होल लाइफ में कितने बार होता है, वो एक बार होता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है ये साल में 4 बार करना होता है, और कम से कम 3 महीने में एक बार करना होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है एक एनुअल मीटिंग, जो कि साल में एक ही बार होता है। अगला क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डज एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स, यानी कि यहाँ पर हमारा बात हो रहा है कि हम कंपोनेंट अरेंज कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। अब वो सिंपल से मैं समझा रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारा, उनमें हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो वो किसका पार्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा, या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कहलाएगा। अब बताइए वो क्या कहलाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जो भी बिजनेस के कंपोनेंट्स हैं, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा पार्ट्स है, कंपोनेंट्स कहने का मतलब हो गया जो भी हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स मीन्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, आपका कंपोनेंट्स हो गए, फिर आपके सेलिंग पार्ट हो गए, एक आपका मार्केटिंग देखता होगा, एक आपका ऑफिस चेक कर रहा है। तो ये जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है हमारा, इस सिंपल सी भाषा में बोल सकता हूँ डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारा, उन सबको एक साथ जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का काम क्या है, सबको एक साथ लाना। मैं आपको चारों बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में हम लोग बेसिकली गोल पे ध्यान देते हैं। जब इस क्वेश्चन में पूछता आपका कोऑर्डिनेशन की बात करता, यानी कि प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का और इन सब की बात करता, तो वो होता ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि गोल के बारे में रेफर होता। प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा हमारा उस गोल को पाने के लिए किया गया सारा काम, ठीक है। प्रोसेस में क्या हो जाएगा, उस गोल को पाने के लिए जो जो हम लोग वर्क करेंगे वो प्रोसेस कहलाएगा। इसमें आएगा हमारा क्या, कंट्रोलिंग आएगा। प्रोसेस में क्या चला जाएगा, कंट्रोलिंग चला जाएगा हमारा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, करेक्शंस होंगे। और जो पॉलिसी है, पॉलिसी की अगर बात करेंगे तो पॉलिसी में जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में अगर बात हो तो ये चला जाएगा पॉलिसी में। तो आई होप आपको ये चारों क्लियर हुआ हो कि आपके यहाँ पर जो जो की फैक्टर आपको ढूंढने हैं, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए जब भी मैं बोलता हूँ कि जब भी इतना लंबा क्वेश्चन हो जो थोड़ा समझने में लेंदी करता हो या समझने में दिक्कत करता हो, उसमें अपने कीज़ ढूंढिए। की कहने का मतलब वैसे वैसे वर्ड्स ढूंढिए जिनसे आपको वो चीज़ ईजी लगना लगे, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको मिल गया तो समझ लीजिए ये तो फिर आपके लिए लॉटरी है। कभी भी क्वेश्चंस को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही फेमस थ्योरी का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। टोटल 2 थ्योरी होती हैं, सिमिलरिटी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। आपको दोनों के बारे में पता होना कंपलसरी है। ये आपको पता ही होना चाहिए कि थ्योरी एक्स क्या होता है और थ्योरी वाई क्या होता है। बात करते हैं थ्योरी एक्स की पहले, ठीक है। थ्योरी एक्स होता क्या है पहले वो बता देते हैं हम आपको। थ्योरी एक्स बेसिकली वो चीज़ होता है जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर होते हैं वो खुद से काम करना नहीं चाहते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है। ये थ्योरी एक्स का बेसिक पार्ट है, ठीक है। चलिए वो अपने ऑप्शंस देखते हैं और चूज़ करते हैं कौन सा गलत होगा। फर्स्ट है, इट एम्फेसाइज द मोस्ट एवरेज ह्यूमन बींग्स अवॉइड टू बी लीड वांट टू लीड।
देखिए यहाँ पर यही गलत है पहला। इसमें क्या कहता है कि जो भी एवरेज ह्यूमन है यानी कि जो नॉर्मल एम्प्लॉय होंगे वो नहीं चाहते हैं कि हमको कोई लीड करे, बल्कि वो चाहते हैं कि वो लीड करे। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। ये थ्योरी वाई का पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ए मिल गया। बट आगे का डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको थ्योरी एक्स क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स, द मैनेजर्स टेंड टू बी ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो उसके मैनेजर होते हैं वो ऑटोक्रेटिक टाइप के होते हैं। ऑटोक्रेटिक यानी कि डिक्टेटर टाइप का हो गया, यानी कि थोड़ा क्रूर हो गया। बिल्कुल आप उन्हें क्रूर कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, उनको डरा धमका कर काम करवाते हैं। ये थ्योरी एक्स का कहना है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स बिल्कुल सही है। थ्योरी एक्स यही है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। The theory X assume that most human beings must be directly controlled in order to achieve organizational goals। यानी कि जो भी थ्योरी एक्स है वो ये मान के चलता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि कोई उनको कंट्रोल करे, यानी कि उनको गाइडलाइंस दे, और वो भी अपने जो भी उनको गोल्स अचीव करना है, छोटे मोटे गोल्स, उनको वो प्राप्त कर ले जिससे। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द थ्योरी एक्स एज्यूम दैट मोस्ट इंडिविजुअल्स हैव लिटिल एम्बिशन एंड वांट सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। थ्योरी एक्स ये भी मान के चलती है कि जो भी नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं वो उनके जो गोल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और वो चाहते हैं अपनी जॉब की सिक्योरिटी, कि भाई उनको जॉब से जल्दी निकाला ना जाए। ये थ्योरी एक्स का कहना है। तो आई होप आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी एक्स में क्या क्या पार्ट आते हैं वो चीज़ क्लियर हुआ हो। यहाँ पर बी, सी और डी ये तीनों थ्योरी एक्स के करेक्शन में है, यानी कि बिल्कुल एक्स थ्योरी एक्स ऐसे ही होता है। और जो ए ऑप्शन है ये थ्योरी वाई के बारे में परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 101 नंबर का है। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी whose capital is divided into 25,000 shares ऑफ 10 रुपीज़ ईच, यानी कि 25,000 शेयर को 10 रुपये में डिवाइड किया गया है, यानी कि टोटल कैपिटल हो गया आपका 2,50,000 रुपया। फॉर द लास्ट 3 ईयर्स और 50,000, 60,000 एंड 40,000, यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा कंपनी का वो हो रहा है हमारा 50,000, 60,000 और 40,000 3 साल का आपको दिया हुआ है। द फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज टेकन एट 10% पर एनम, यानी कि जो भी हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है हमारा 10% पर एनम। द वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर विल बी, तो पूछा जा रहा है कि कंपनी के शेयर का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था और उससे पिछले भी क्लास में कहा था, आपको एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ये चारों टाइप के प्रॉफिट आपको पता होने चाहिए। अगर ये चारों टाइप के प्रॉफिट पता है तो अभी तक आपने इसका आंसर टिक कर भी दिया होगा मेरे हिसाब से, और नहीं पता है तो इसका आंसर आप नहीं बना पाएंगे। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको ये पता होना ही चाहिए। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, ये 4 प्रॉफिट ऐसे हैं जिनका जिक्र केवल हम कैपिटल में ही नहीं, गुडविल में नहीं, आप अक्सर देखते हैं कि ये गुडविल में मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल गुडविल में ही काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा आपको। अगर आपको ये याद हो तो ये इस पार्ट का क्वेश्चन भी आपको ईजिली मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको नीचे समझाता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के बाद फिर से समझते हैं कि आखिर करना क्या है, किस तरह से ये बनेगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बोला था, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से हमें कमाई मिलना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ये कहता है हमारा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 2,50,000, यही टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट है। और हमारा जो रिटर्निंग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हमारा 10% के हिसाब से आना चाहिए। तो 10% के हिसाब से अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो देखिए नीचे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर हम 10% के हिसाब से प्रॉफिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपया। 25 लाख, 2.5 लाख का हमने 10% निकाला है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो कितना आया, 25,000 रुपया। जैसा कि कैपिटलाइजेशन का प्रॉफिट का फॉर्मूला यही होता है हमारा ना, टोटल कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो टोटल कैपिटल 2.5 लाख था, 10% निकाल लिया हमने तो आ गया हमारा 25,000 रुपया।
अब हम प्रॉफिट देखते हैं कि एक्चुअली में हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे थे। तो उसके लिए हमने सिंपल सा 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमने उसे एवरेज निकाल लिया। 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करके हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000। देखिए अब यहाँ पर हमने जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 25,000 रुपये कमाई होना चाहिए था, बट हमारी कमाई हो रही है 50,000 रुपये। हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं तो हमने क्या किया, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस एक्स्ट्रा अर्न के अनुसार आपके कैपिटल का रीसेंट वैल्यू यानी कि आपके शेयर का रीसेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। इस 50,000 के अनुसार अगर 50 अगर हमें हज़ार हमें कमाना है तो हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए हम वो निकाल लेते हैं। उसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न। टोटल हम अर्न कितना कर रहे हैं, 50,000 रुपया इंटू 100, और रेट ऑफ रिटर्न कितना था हमारा 10%। सॉल्व करके आ रहा है क्या हमारे पास 5 लाख, यानी कि अगर हमारे पास 5 लाख कैपिटल हो और हम एवरेज 10% कमाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 50,000 हो जाएगा। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 25,000 शेयर ही थे हमारे पास, इतने ही शेयर थे ना, टोटल 25,000। टोटल 5 लाख का हमारा कैपिटल हो रहा है क्योंकि हम 50,000 अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो 50,000 को 5 लाख को हमने क्या किया, 25,000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पर शेयर का कीमत आ गया 20 रुपया। तो चलिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, यानी कि 20 रुपये जो है वो शेयर का अभी हमारा रिसेंट वैल्यू होगा, क्योंकि हम 50,000 रुपया अर्न करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और इसे फिर से देखने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या कहा और क्या समझाया है, खास करके प्रॉफिट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड पेड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग इज़ नोन एज, यानी कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जब हम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड या नन ऑफ द एबव। तो जब 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच को डिविडेंड अनाउंसमेंट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटरिम डिविडेंड, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा, इन अ प्राइवेट कंपनी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग, यानी कि प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग में कौन कौन से चीज़ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके पास। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जी हाँ, तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन है बट पब्लिक कंपनी के लिए नहीं। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जी हाँ, ये भी प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है बट पब्लिक कंपनी में नहीं। नो लिमिट्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो भी उसके जो मेंबर्स होंगे, जो भी ऑनर्स होंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, जी नहीं, ये भी गलत है, ये भी लिमिट होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर लिमिट की बात करता हूँ, चलिए मैं एक ऑप्शन बता ही देता हूँ आपको। ये जो लिमिट है इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन के आंसर में अगर पूछ दिया जाए कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बताइए कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आपका आंसर होगा 50। कितने हो सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग में, 1956 के अकॉर्डिंग में। और वही पूछा जाए कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कितने मेंबर हो सकते हैं, तो इसमें इसका आपका आंसर होना चाहिए 200। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है कि अगर 1956 के अकॉर्डिंग में बात करें तो 50 मेंबर होने चाहिए, बट अगर हम 2013 एक्ट के अनुसार बात करें तो 200 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गैप बिटवीन 2 जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि कंपनी के बीच जो जनरल मीटिंग होता है उनमें मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए आपसे वो पूछा जा रहा है। देखिए मैंने मीटिंग का भी क्वेश्चन इसमें आज उठाया है आपके लिए, क्योंकि मीटिंग के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए बताइए कि जनरल मीटिंग के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, 12 महीना, 18 महीना, 15 महीना या 20 महीना। कितने महीने हो सकते हैं मैक्सिमम, 15 महीने का। ठीक है, चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपका मीटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कॉलिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग अ क्लियर नोटिस ऑफ डॉट 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 डेज मस्ट बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स, यानी कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग कर रही है कंपनी, तो उसके लिए वो जो मेंबर्स है उसको कितना दिन पहले वो नोटिस भेजेगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हम ये कंपनी है, ये क्या कर रही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है। अब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई डेट फिक्स नहीं है, तो मीटिंग को करने से कितना दिन पहले वो सबको नोटिस भेजिए कि भाई मीटिंग अटेंड कर लीजिए। 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 30 दिन, अपने ऑप्शंस चूज कीजिए। तो वो कितना दिन चूज करेगी, हमारा 21 दिन पहले वो सबको नोटिस भेजेगी ताकि सभी कोई मीटिंग अटेंड कर सके। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुए हैं जो मैंने आपको समझाया है। कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं सभी का आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं सभी में इनको शेयर कीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो सके, क्योंकि हेल्प की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि मैंने भी देखा है कि अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने में बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो आप सबको शेयर कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, ठीक है। और जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।